तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता आपके जैसा हो। जेएनयू ये क्या बला है कि वहाँ पर ना तो कोई भगवा पार्टी चुनाव जीत पाती है, एबीवीपी नजदीक तक आती है लेकिन फिर दूर चली जाती है। तो जेएनयू कोई टापू है क्या? मतलब इज इट एन आइलैंड? और हमें शर्म आती है ऐसी सरकार की सरकार में है हम, जो अपनी क्रांति की विरासत भूलकर, भगत सिंह की विरासत भूलकर, सॉरी सावरकर की विरासत को अपनाता है और छोड़ता है। दानिश अली, आप बताइए, जब मैंने आपका नाम सुना कि आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं तो मुझे फौरन एक डर ही पैदा हुआ कि एक मुस्लिम कैंडिडेट। फिर मुझे लगा कि ये तो इलेक्शन पोलराइज हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले कई इलेक्शंस आप देख लें, बिहार का इलेक्शन भी देखिए तो बराबर हमें सीटें मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट, और उसका एक छोटा सा और बहुत साधारण जवाब दिया जाता है कि इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। देखिए, तमाम देश भर में जिस तरह का माहौल है तो मुसलमानों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दहशत में लोग रहते हैं। उनको पता होता है कि आप ज़रा भी अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कौन कब आके आपको जेल में डाल देगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। और जिस तरह की सरकार आज गवर्नमेंट में हम देखते हैं, आप देखिए कि उनके पास मुसलमानों को देने के लिए ना कोई सीट होती है, ना उनके किसी एजेंडा में मुसलमान आते हैं। वो बस मुसलमानों को यूज़ करते हैं सिर्फ एज अ विलन बताने के लिए कि एक सोसाइटी का पोलराइजेशन जो है वो एक इस इशू पे हो जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम का डिबेट लगा देंगे तो आपको तमाम जो चीज़ें आपको विकास के लिए करने की ज़रूरत है उनसे आप बच जाएंगे। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन जेएनयू, जैसा कि मेरे बाकी साथी भी आपको आगे बताएंगे, कि जेएनयू एक इस तरह का कैंपस है जो अभी भी इस देश में एक ऐसा स्पेस बचा हुआ है जहाँ पे अगर आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं तो आपको वो तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो आपको देश भर में मिल जाएंगे वो यहाँ पे फेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मैं जब इलेक्शन लड़ रही हूँ तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर मैं अपना कैंडिडेचर दूंगी तो स्टूडेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मेरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुझे सिर्फ इसलिए टिकट नहीं देंगे क्योंकि मैं एक मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आती हूँ। अदिति, मुझे बताइए कि ज़ोहरान के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपको एज अ यंग लीडर किस तरह से वो इंस्पायर करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी शख्सियत का क्या हिस्सा आपको पसंद है? I would like to say that Zohran definitely shows us that there's still hope, and the result of his mayorship, the election, and the result of JNUSU election were very close. And there were many people tweeting, many people posting on Instagram that NYC भी लाल है और JNU भी लाल रहेगा। नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे लगा जेएनयू को तो पता होगा कि शहला को आखिर हुआ क्या, जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो प्रतिरोध की आवाज बनी, वो मोदी महान कैसे हो गए अचानक। या जेएनयू क्या सोचता है? ये तो वही शहला थी जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े मैंडेट के साथ चुन के आए थे 2014 में, और 2015 में डफली बजा बजा के कहती थी जातिवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सबके खिलाफ, सबको डाउन डाउन, सबको मुर्दाबाद। तो इस खतरे का अंदाजा तो उनको तब भी रहा होगा। क्यों करवा रहा है? क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर मोदी बोल सकते हैं, राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, प्रवीण तोगड़िया बोल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं, लेकिन कोई कश्मीरी नहीं बोल सकता। जब कोई कश्मीरी कश्मीर के बारे में बोल दे, उसका जबान काट दो, उसको जेल में डाल दो, उसको फेक एनकाउंटर में मार दो। लेकिन अगर कोई कश्मीर पर बात कर सकता है, वो कौन है? आरएसएस। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस खास पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात इस तरह के लोगों से करवाऊंगी जो हमारे कल के नहीं, हमारे आज के नेता हैं। जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी को लेकर पूरी दुनिया में एक उम्मीद की राजनीति हो रही है, एक उम्मीद की हवा बह रही है कि ज़ोहरान ममदानी मुमकिन है, क्या भारत में भी ममदानी मुमकिन है। ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जो एक तरह की ज़ोहरान ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मेरे साथ यहाँ पर लड़कियां मौजूद हैं। मेरे साथ अदिति मिश्रा हैं, जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सेंट्रल पैनल की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। दूसरी खास मेहमान मेरे साथ गोपिका हैं, और साथ ही मेरे साथ हैं दानिश अली जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में यहाँ आने के लिए। तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता आपके जैसा हो। चलिए, आप बताइए, जब मैंने आपका नाम सुना कि आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं तो मुझे फौरन एक डर ही पैदा हुआ कि एक मुस्लिम कैंडिडेट। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद कोई पुरुष है, दानिश लड़कों का नाम भी हुआ करता है। फिर मुझे लगा कि ये तो इलेक्शन पोलराइज हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले कई इलेक्शंस आप देख लें, बिहार का इलेक्शन भी देखिए तो बराबर हमें सीटें मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट, और उसका एक छोटा सा और बहुत साधारण
जवाब दिया जाता है कि इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए और साथ ये भी बताइए कि क्या आपको और आपके पैनल को ये डर नहीं था कि आपके होने से पोलराइज हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा? सबसे पहले जैसा आपने बोला कि मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं इस इलेक्टेड जो जेएनयूएसयू बना है हमारा, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी पद पे हूँ और मैं अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और जैसा आप बता रही हैं, देखिए तमाम देश भर में जिस तरह का माहौल है, तो मुसलमानों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दहशत में लोग रहते हैं। उनको पता होता है कि आप ज़रा भी अपनी आवाज़ उठाएँगे, तो कौन कब आके आपको जेल में डाल देगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। और जिस तरह की सरकार आज गवर्नमेंट में हम देखते हैं, आप देखिए कि उनके पास मुसलमानों को देने के लिए ना कोई सीट होती है, ना उनके किसी एजेंडा में मुसलमान आते हैं। वो बस मुसलमानों को यूज़ करते हैं सिर्फ़ एज़ अ विलेन बताने के लिए, कि एक सोसाइटी का पोलराइज़ेशन जो है, वो एक इस इश्यू पे हो जाता है कि आप हिंदू-मुस्लिम का डिबेट लगा देंगे, तो आपको तमाम जो चीज़ें आपको विकास के लिए करने की ज़रूरत है, उनसे आप बच जाएँगे। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन जेएनयू, जैसा कि मेरे बाकी साथी भी आपको आगे बताएँगे, कि जेएनयू एक इस तरह का कैंपस है, जो अभी भी इस देश में एक ऐसा स्पेस बचा हुआ है, जहाँ पे अगर आप एक मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको वो तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो आपको देश भर में मिल जाएँगे, वो यहाँ पे फेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मैं जब इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर मैं अपना कैंडिडेचर दूँगी, तो स्टूडेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मेरे जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो मुझे सिर्फ़ इसलिए टिकट नहीं देंगे क्योंकि मैं एक मार्जिनलाइज़्ड बैकग्राउंड से आती हूँ। तो जेएनयू अभी भी वो बचा हुआ है। और रही बात रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पैनल में हम ये हमेशा से जो भी संगठन रहे हैं, हम अलायंस में आते हैं। मैं आइसा से हूँ, अदिति आइसा से हैं, गोपिका हमारे साथ बैठी हैं एसएफआई से, सुनील हमारे साथी हैं डीएसएफ से। तो हम जब अलायंस करते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सकें, क्योंकि तमाम देश भर में आज रिप्रेजेंटेशन के नाम पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वन कल्चर, वन नेशन, वन रिलीजन को थोपा जा रहा है। तो वही मैं आपसे कहूँगी कि मुझे लगता है पोलराइजेशन का आप डर तो तीनों नहीं को है। यहाँ बैठे हुए जी। देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई वीडियो का कार्यक्रम नहीं, ये कोई ख्वाब है। 3 अलग-अलग बैकग्राउंड की लड़कियाँ, आप साउथ इंडिया से आती हैं, आप नॉर्थ इंडिया से आती हैं, मैं ये अस्यूम कर रही हूँ, और आप मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं। शायद ऐसे ही तो एक भारत का सपना हमने देखा था, जहाँ सबके लिए जगह हो, कोई दानिश भी हो सकता हो, कोई अदिति भी हो, कोई गोपिका भी हो, सुनील भी हो, जी, जिनको बिल्कुल। हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। और नाइंसाफ़ी के लिए माफ़ी माँगती हूँ सुनील आपसे। मैं ये चाहती थी कि यहाँ पर लड़कियाँ ही आएँ और लड़कियों की आवाज़ बने। पुरुषों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म, आपको किसी और रोज़ बुलाएँगे अगर सुनील ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अदिति, मुझे ये बताइए कि मैं इनकी बात से को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स का था, उसमें जब दानिश का नाम आया, जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद, क्योंकि मेरी भी जो सामाजिक पहचान है उसको देखते हुए, अक्सर मैं तो कभी एक पत्रकार के तौर पे कार्यक्रम करती हूँ, तो मुझे मेरे वेल विशर्स कहते हैं कि आप पोलराइज़ करती हैं। तो मैं तो जब कोई बात करती हूँ, मैं तो कहती हूँ मुसलमान साँस लेता है तो भी पोलराइज़ कर देता है। तो दानिश को लेकर कोई ऐसी एक एप्रीहेंशन या कोई ऐसा था आशंका आपके मन में? बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगी कि जेएनयू आज भी एक ऐसा जगह मैं गोपिका और दानिश की अगर बात को आगे लेके जाऊँ, तो एक बाइनरी हम यहाँ देखते हैं पॉलिटिक्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स ऐसा है, जेएनयू का ऐसा है। तो जेएनयू में जो एक क्लोज़ कैंपस है, वहाँ पे आप 9,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, आपको सबसे बात करनी होती है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है, मैं आपकी बात तक पहुँच रही हूँ। लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स का ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, वो अभी तक हमारे पास आए नहीं वोट माँगने। आपका पहला काम आपका ये है कि आप जाके बात करिए, आपसे सवाल पूछे जाएँगे और चाहे गोपिका हो, चाहे दानिश हो, चाहे मैं या सुनील, हम कितने लोगों के सवालों का जवाब दे पाए, हम कितने लोगों से मिल पाए, कितने लोगों से बात कर पाए, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। बेशक जो बाहर की राजनीति है, चाहे वो कास्ट और चाहे वो जेंडर, चाहे वो रिलिजन पे हो, वो कैंपस में भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि जेएनयू में अभी भी पढ़ने लिखने वाले लोग, सोचने समझने वाले लोग हैं, तो इनफैक्ट वो आपसे जवाबदेही माँगेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप जब इस कैंपस के यानी अंदर आप ये कह रही हैं कि अगर ये इतना खूबसूरत ये गुलदस्ता नहीं होता कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आई हुई लड़कियाँ होती, तो आपको जवाबदेही देनी पड़ती कि क्योंकि एक ही तरह के लोग क्यों हैं? क्या आप ये कह रही हैं? जी, बिल्कुल।
बहुत शानदार बात है ये। कहाँ से आपके वोटर ये आए कहाँ से 9,000 लोग? ये उसी कैंपस में वहाँ पढ़ने वाले लोग जो सोशल साइंस या इंजीनियरिंग से लेकर एसपीएस से लेकर संस्कृत में भी, वो सब लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैनल में वो पूरा डिस्कोर्स होता है, पूरा डिबेट होता है, चाहे कास्ट पे, इस बार कास्ट पे बहुत डिस्कशन हुआ था, रिलीजन पे, कि हर इंसान अगर कोई लीडर है, चाहे वो अगर दानिश सिर्फ मुस्लिम होकर वहाँ पे लीडर नहीं बन सकती, वो किस तरीके से बोल रही हैं, किस तरीके से बात कर रही हैं, क्या वो अपनी बात को पहुंचा पा रही है सबके साथ, क्या वो सबका लीडरशिप ले पा रही है, ये भी एक सवाल होगा। उनका मुस्लिम होना भर ही एक फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं फिर वो बात दोहराऊंगी कि फिर भी आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी कि अगर आप दावेदारी रख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, आप दावेदारी कर रहे हैं कि आप यूनियन को लीड करेंगे, तो आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा और उसके बगैर आप नहीं अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, नहीं चुने जा सकते हैं। तो जेएनयू ऐसा कैंपस है और मुझे लगता है क्योंकि वो क्लोज कैंपस भी है, जिस तरीके की वहाँ का जो पॉलिटिक्स का नेचर है, पॉलिटिक्स का जो टोन भी है, वो इस तरीके से सेट है कि एबीवीपी भी जब बात करती है तो ये मुद्दे, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, क्वेयर तक तो अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चाहे वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो जातिवाद के खिलाफ जो बात हो, ये सारी बातें उन्हें करनी पड़ती है, चाहे पढ़ाई लिखाई की तो यानी बात हो। आप ये कह रहे हैं कि एबीवीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी जो सीधे तौर पर उनके जो माता-पिता हैं, जो आरएसएस से आते हैं, जो उनका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहता है कि सीधे-सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उनके आरएसएस में अभी तक किसी महिला का कोई अस्तित्व भी देखने को नहीं मिला, वो भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप ये कह रही हैं? नहीं, करते नहीं हैं। कंपैरेटिवली, लेकिन अगर एबीवीपी को जेएनयू से बाहर देखा जाए और एबीवीपी को जेएनयू के अंदर देखा जाए। नहीं, अभी एक वाकया हुआ था, जहाँ पे ये इसमें 2 चीज़ों में अंतर है कि उनकी मजबूरी ये कि वो अरे नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम इस्लामोफ़ोबिक नहीं हैं, हम कास्टिस्ट नहीं हैं, हम मिसोजिनिस्ट नहीं हैं। ये एक कहना, ये एक चीज़ है, या फिर ऐसे टॉक्स कराना जो कि बात करेंगे, इन मुद्दों को अपने वोकैब्युलरी में लेकर आएँगे, वो एक चीज़ है। लेकिन अभी जो इलेक्शन से जस्ट पहले हमारे यहाँ स्कूल जीवीएम्स होते हैं, जहाँ पे कन्वीनर या काउंसलर्स जो हैं अपना रिपोर्ट 1 साल का या पिछला यूनियन 5 महीने का था, देते हैं। उसके बाद जेएनयू के इलेक्शन का ये भी एक ख़ास बात है कि स्टूडेंट्स ही इलेक्शन कमीशन में होते हैं, पूरा प्रक्रिया वो करवाते हैं। उनका भी चुनाव होता है और स्टूडेंट्स ही करते हैं चुनाव। उस दौरान किस तरीके से हमारी जो प्रेसिडेंट, हमारी वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक दलित महिला थी, हमारी जनरल सेक्रेटरी जो कि एक मुस्लिम महिला थी, उन सबको ऐसी बातें कही गई हैं, उनकी जुर्रत इतनी बढ़ी कि वो बिल्कुल नहीं हेजिटेट कर रहे हैं ऐसी बातें बोलने में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कोटा से आते हो या तुम पाकिस्तान जाओ, नजीब को ढूँढो। ये सब बातें हो रही ये हैं सब जेएनयू में। हमारी एक कॉमरेड हैं जो कि अभी काउंसलर हैं, वो क्योंकि हिजाब पहनती हैं तो उनको कहा गया कि तुम आतंकवादी हो। ये बातें उनको बिल्कुल गुरेज नहीं है, ये बातें लोगों के मुंह पर कैमरे के सामने, तो उनकी पॉलिटिक्स वैसी ही है। लेकिन जेएनयू है तो जेएनयू में उनको अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी उनकी फितरत ऐसी है ना कि वो रुक नहीं पाते हैं, वो नेचर ऐसा है कि वो मार-पीट करना उनकी फितरत है, वो करते हैं। ये सारी बातें कहना, वो कितना खुद को रोकते हैं लेकिन वो कहते हैं। क्योंकि फितरत ही वही है जो फितरत आपने है कहा, उनकी उनकी पैदाइश पॉलिटिक्स इसी की। तरह से हुई है। मतलब मेरा मतलब आइडियोलॉजिकल हाँ। जो अपब्रिंगिंग है उनकी। गोपिका, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप ये देखती हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स जेएनयू के बाहर हो रही है और जेएनयू के अंदर, एक बार चलिए आप यहाँ नेता बन गई, आप स्टूडेंट यूनियन में अलग-अलग पोज़ीशंस पर आपने जीत हासिल कर ली। जब आप बाहर निकलेंगी जेएनयू से, तो क्या आप नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहती हैं? सवाल का पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर लेंगी तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर। बिल्कुल अलग दुनिया है ये, आपकी सपनों की दुनिया जेएनयू की, जहाँ आपके जैसा कोई व्यक्ति जीत सकता है। जब आप बाहर निकलेंगी तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अलग है। So, I have only done politics with SFI. Since the beginning of my college, I have been associated with SFI. So, we are also doing the politics of left that has not much reception outside of
campus politics. And like you said in the beginning, the only state that has a left government is still only Kerala. And apart from that, the left is losing ground, and rightfully, I mean, it is losing ground. It's visible in front of everyone. But I feel like if you look at the politics outside of electoral politics, there is resistance, and the farmers movement have shown that the Modi government will have to bend their knees in front of नहीं, these. आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, इलेक्टोरल विक्ट्रीज वो रियल विक्ट्रीज हैं। तो जब तक अगर आप अपोजिशन में बैठे हैं, आइडियोलॉजिकल अपोजिशन अहम है कि आप इंटेलेक्चुअल स्पेस में उस बात को कहें, पत्रकारिता जगत में उस बात को कहें, लेकिन रियल पावर तो पॉलिटिशियंस के ही पास है। I would disagree a little there. I agree that electoral victories are real victories, but the victories of trade unions, the victories of AIKS, the victories of farmers, of students are also equally victories. And all of these places you can see that the left has made its mark in the sort of politics, because the left movement in the country knows how to mobilize people, how to give structure to a movement, how to make an organized resistance against the government, those in authority, and the left has been successful in capturing these spaces. तो फिर आपने अपने को अपोजिशन का स्पेस अपने लिए तय कर लिया है कि अगर जाहिर है इलेक्टोरल विक्ट्रीज अगर नहीं मिल रही है आपको एक स्टेट से बाहर, तो उसका मतलब आपका जगह जो है वो तो अपोजिशन में ही फिक्स हो गई, बल्कि ज्यादातर राज्यों में तो इतनी सीटें भी लेफ्ट की नहीं आती हैं जहां वो अपोजिशन भी बन सके। No, I'm getting to it, but my point is that we should not look at politics only electorally. If tomorrow, if I anyway will have to complete my PhD, then I won't be involved with the student movement. But it does not mean that I will not carry on with the left movement, the movement of struggle. I can go with mass organizations like ADWA that's doing wonderful work for the right of the women. I can be part of AIKS that's working with farmers. I can be part of C2 that's working with trade unions. So I can be part of many mass organizations that not necessarily engaged in electoral politics, or if I get the opportunity, I can enter in electoral politics. But we should not look at only electoral victories as real victories. बहुत अच्छी बात आपने कही है, पसंद आई मुझे आपकी बात की इससे। और ये सब भी एक तरह की प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार को सही काम करने और सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ वर्ल्ड जहां ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और सरकार को सिर्फ खुली छूट है कि वो जो चाहे करे। और मैं सोच रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जब उन्होंने ये जीत की खबर सुनी होगी तो सोचते होंगे कि मैंने पिछले 11 साल नहीं, उनके राजनीति के पिछले 30 साल में उन्होंने दर्जनों इलेक्शन जीते हैं, लेकिन जेएनयू ये क्या बला है कि वहां पर ना तो कोई भगवा पार्टी चुनाव जीत पाती है, एबीवीपी नजदीक तक आती है लेकिन फिर दूर चली जाती है। गोपिका, आप मुझे बताइए कि क्या वजह है कि लेफ्ट की जो राजनीति है वो, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम देखें तो पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य बचा है जहां पर अब सिर्फ लेफ्ट की सरकार है, लेकिन जेएनयू में ऐसी क्या बात है? 9000 सिर्फ वहां पर, 9000 सिर्फ तो नहीं कहना चाहूंगी, 9000 छात्र हैं जिनकी पहली पसंद लेफ्ट की पॉलिटिक्स और लेफ्ट की पार्टियां हैं। क्या वजह है ऐसी जेएनयू में? I think all of us stand on the shoulders of giants. So the comrades who have done politics in JNU before us have laid out this path, a legacy of resistance on which we are standing in doing politics. So if you look at the policies that JNU has been implementing, right from deprivation points, even before the Mandal Commission became a discourse in the country, deprivation points on the basis of the region you're coming from, on the social section you're coming from, JNU has been giving deprivation points to all women, people coming from all marginal sections of this country. GS Cash was first implemented in India in Jawaharlal Nehru University. So all of these discourses, and in 2019, the anti-fee hike movement, the first victory of a mass mobilization against the diktats of the Modi Sarkar. So the path has been laid out for us, I feel, and we are taking forward that legacy of JNU. And JNU students are also seeing that kilometers away from them, there is Delhi University, where ABVP has been the stronghold, is in Union. And when they're demanding for McDonald's and KFC, we are demanding for affordable mess food. We're demanding for affordable hostel facilities. We're demanding for affordable fee structure. So the stark difference is right in front of them, and they also know that it is only through left union, a union of struggle, a union of resistance, that this progressive structure of JNU, where everyone can dream of coming and attaining higher education,
can be kept intact. क्या शानदार आपने बात कही है कि ये पूरी विरासत है आपके सामने, पूरी एक लेगेसी है, राजनीतिक लेगेसी, विरासत, और आप ये भी कह रही हैं साथ-साथ कि एक रास्ता आपके लिए पहले से बना हुआ है, उसी रास्ते को आप फ़ॉलो कर रही हैं। लेकिन ये रास्ता तो बिगड़ा भी बहुत है बीच में। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें, लेफ्ट पार्टियों का तो मैंने ज़िक्र किया, कांग्रेस भी आपकी विचारधारा से बहुत दूर तो नहीं है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर हम कह सकते हैं, मोस्टली अ सेंटरिस्ट पार्टी, बट उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस में जो लेफ्ट की तरफ भी झुकते हैं। अम, आप ये कह रही हैं कि यहाँ हम जिस तरह का आपका एजेंडा है उसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या इससे ये पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के लिए आप कह रही हैं कि लोग मार्च निकालते हैं और आपके यहाँ अफोर्डेबल, कि जिसको हर कोई उसका खर्च उठा सके, उसकी बात हो रही है। तो जेएनयू कोई टापू है क्या? मतलब इज़ इट एन आइलैंड? JNU is definitely not an island, but I also agree that the sort of politics and the environment that we've created in JNU, it also sometimes remains limited to JNU. But our effort is always to sort of give hope to. So yesterday I met with comrades from Kashmir and comrades from Kerala, and both have come to me with so much hope, and they met and they're congratulating. They said that your victory is not a victory just of Jawaharlal Nehru University. It's not just a victory of the Left United panel, not just the victory of JNUSU. There are newspapers, people are discussing in Kashmir, people are discussing in Kerala. So this gives us a lot of hope. So even if electorally the left is not winning, and there are many reasons for it, I would not like to go into that now, but definitely the victory of the Left United panel gives a lot of hope to universities across this country where elections are banned. It gives hope to the people whose politics that we are voicing out. It gives hope to the sections of those society who is not getting time in mainstream media, but they're giving JNU that time. And we are becoming the voices, and we are becoming that voice that the country wants to listen, and the mainstream media has not been giving time or space. So JNU politics has been in some ways limited to the walls of JNU, but beyond that, there's so many people whose eyes are on us, what we are doing, and the sort of victory and the मेरा fights that सवाल we're भी यही taking. था कि जेएनयू की चार दीवारी से बाहर आखिर लेफ्ट की पॉलिटिक्स को कौन पूछता है, लेकिन आपने एक अच्छा जवाब दिया और इस जवाब में मुझे कई सवाल भी मिल गए कि क्या जेएनयू और इस ये जो लेफ्ट की जो जीत हुई है लेफ्ट के पूरे पैनल की, क्या इससे पता चलता है कि चुनावी स्तर पर हो सकता है लेफ्ट जीतना हासिल कर रहा हो, लेकिन अभी भी देश में जो आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो विचारधारा के स्तर पर जो प्रतिरोध है, उसकी आवाज़ अभी भी लेफ्ट है। ये बहुत शानदार बात है, उस पर मैं आगे बातचीत करूँगी, लेकिन अभी मुझे लगता है हम आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हो पाया। और आप तीनों को देखकर जो मुझे पिछली बात याद आती है, वो याद आता है वो पूरा पैनल जिसमें हम देखा करते थे कन्हैया कुमार को, जिसमें हम देखते थे उमर खालिद को, शहला रशीद को। क्या आपको मैं मान सकती हूँ कि आप एक यंग शहला रशीद हैं, और हुआ क्या शहला रशीद को आखिर? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हर इंडिविजुअल अलग होता है। शैला रशीद का एक अपना ट्रेजेक्टरी रहा है। जब वो जेएनयू में थी तो मैं यही कहूँगी कि आज उनका जो भी ट्रेजेक्टरी गया है, लेकिन उस वक़्त जब वो जेएनयू में थी और उनके बाकी साथी जब जेल में थे, तब शी वाज़ द वन हू वाज़ लीडिंग द मूवमेंट देयर। उसके बाद से जो उनका ट्रेजेक्टरी गया है, वो आप देख रहे हैं कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, सरकार की तरफ से या बाकी संस्थाओं की तरफ से तमाम तरह का डोमिनेशन होता है, थ्रेट्स आते रहे होते हैं। एज अ विमेन, एज अ महिला उनके लिए क्या सिचुएशन रही होगी, उस पे मैं पर्सनली नहीं कमेंट करना चाहूंगी। वो उनका डिसीजन है और उसमें अगेन ये आई तो विल हमें नॉट। नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे लगा जेएनयू को तो पता होगा कि शहला को आखिर हुआ क्या। जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो प्रतिरोध की आवाज बनी, वो मोदी महान कैसे हो गए अचानक? जेएनयू क्या सोचता है? आप नहीं, जेएनयू क्या सोचता है? देखिए जेएनयू यही सोचता है कि हम वही मानते हैं कि हम एक इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले लोग हैं। वो उनका अपना डिसीजन था। जब मैं वही बात कहूँगी कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, आप देखिए कि जो साथी उनके साथ तब काम कर रहे थे, उनमें से कितने साथी आज जेल में बैठे हुए हैं। शर्जील की आप बात कीजिए, उमर खालिद की बात कीजिए, वो आज जेल में बैठे हैं। वो जेल में इसलिए बैठे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। तो सरकार ने किस तरह का निज़ाम बना दिया इस देश में कि अगर आप उनके खिलाफ सवाल उठाएंगे तो आप पे तमाम तरह का दमन किया जाएगा, आपको जेलों में भर दिया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो उस कॉस्ट पे भी सरकार के खिलाफ सवाल करते रहना जारी करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं
हैं, उनका अपना एक पॉलिटिक्स होता है। तो अगेन वही है कि वो उनका डिसीजन है और उसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स का वही मानना है कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। तो यानी आपको लगता है कि ये उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उनका एक डर भी हो सकता है इसके पीछे कि वो जेल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सबको पता है कि तकदीर आपकी क्या होगी अगर आप मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ये तो वही शहला थी जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े मैंडेट के साथ चुन के आए थे 2014 में, और 2015 में डफली बजा बजा के कहती थी जातिवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सबको डाउन डाउन, सबको मुर्दाबाद। तो इस खतरे का अंदाजा तो उनको तब भी रहा होगा। जी, बिल्कुल रहा होगा खतरे का अंदाज़ा, लेकिन वही है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब कई स्टेजेस आते हैं, जैसे मैं जिस परिवार से आती हूँ, तो हमारे घरों में उस तरह की आज़ादी नहीं होती है कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स करें। तो जब भी महिलाएँ या मार्जिनलाइज़ तबकों या माइनॉरिटी की कम्युनिटी से लोग आके इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, तो तमाम तरह का प्रेशर होता है घर से भी। तो हम लोग भी आपस में कई बार इस बारे में बात करते हैं कि जब हम लड़ रहे होते हैं, तो हम सिर्फ़ सरकार से नहीं लड़ रहे होते हैं या कैंपस में सिर्फ़ एबीवीपी से नहीं लड़ रहे होते हैं। हम तमाम फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं। पॉलिटिकल ले लीजिए, पर्सनल ले लीजिए, घर पे भी जब हम बात करते हैं तो घर पे भी हमारी तमाम तरह की बहस होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें फेस करना जो है वो यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज़ तबके के लोगों का एक तरीके से तकदीर बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आप उनसे हमदर्दी रखती हैं। बिल्कुल, मैं उन तमाम लोगों से हमदर्दी रखती हूँ जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव फ्रंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, आज वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपने रीज़न्स घर होंगे। वापसी होगी उनकी। मुझे लगता है कि बहुत आसान है एक कश्मीरी मुस्लिम महिला से सवाल पूछना, और बिना ये सोचे कि वो किस लोकेशन से आती हैं, उनके तरफ उंगली उठाना। बेशक ये हमारे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा है कि वो एक उस मुकाम पे थी कि हम जब और यंग थे, वो हमसे सीनियर एक्टिविस्ट रही हैं, हम उनकी ओर देखते थे, एक उम्मीद और एक इंस्पिरेशन के तौर पे उनको मानते थे, और बिल्कुल ये हमारे लिए भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। लेकिन हम किन लोगों से सवाल पूछते हैं, किन लोगों की तरफ उंगलियां उठाना आसान हो जाता है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कह सकते हैं। और लेकिन चूंकि शहला को मैं भी जानती रही हूँ और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके बारे में पब्लिकली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नज़दीक से जानते रहे, जैसे आपने हार्ट ब्रेकिंग कहा, वाकई दिल तोड़ देने वाला था ये बात। और मुझे लगता था कि अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत है और वाकई वो दबाव में है, तो शायद जो बेस्ट ऑप्शन उनके पास हो सकता था कि वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। लेकिन खामोश होने के बजाय उन्होंने दूसरी तरफ का झंडा उठाकर और उनकी तारीफ करना ज्यादा बेहतर समझा। क्या इतनी मजबूरी रही होगी कि इतनी बेवफाई हो गई? ये इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन वही मैं कहूँगी कि दोबारा खुद को दोहराऊँगी कि रशीद से सवाल करना और जिस तरीके से उन पे सवाल होता है, क्योंकि मुझसे भी कई बार जब इलेक्शन के दौरान पूछा गया था कि तो शहला रशीद या कन्हैया कुमार, कांग्रेस या बीजेपी, तो आप किन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। बेशक हम उनसे सवाल पूछना लाजिम ही है कि क्या मजबूरी थी कि आपको एक किताब लिखनी पड़ गई, आप बैठ के एक किताब लिख देती हैं, और भी ऑप्शंस रहे होंगे, लेकिन हम किस हद तक किससे सवाल पूछ रहे हैं ये भी हमें अब मैं देखना अगला मैं चाहिए। आई वांट टू मूव ऑन और मैं अगली बात करना चाहती हूँ उमर खालिद और कन्हैया कुमार के बारे में भी। कन्हैया कुमार, मुझे मालूम है कि पिछले अगर 10 साल में हम देखें, इत्तेफाक से ये 10 साल का ही इतिहास है। 2015 में आप ही की यूनिवर्सिटी से पहला रेजिस्टेंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकला था। इसमें ये तीनों बड़ी आवाजें थीं, अनिर्बान भी थे लेकिन उन्हें कम लोग जानते थे। लेकिन ये तीन कम से कम उमर खालिद थे, शहला रशीद थी और कन्हैया कुमार, ये पूरे न सिर्फ के नेशनल बल्कि मैं कहूँगी इंटरनेशनल मैप पे ये लोग छा गए थे। अब इससे पहले कि उमर उमर खालिद का मैं ज़िक्र करूँ, गोपी आप कुछ बात करना चाहती हैं गोपिका कि कन्हैया कुमार के बारे में, कि कन्हैया कुमार जहाँ हैं अभी, ये एक ड्रीम है जेएनयू से कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं उनके लिए, या आपको लगता है कि उनके रास्ते से आप सहमत नहीं हैं? और साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी का पूरे तरीके से कालीन साफ हो गया जेएनयू में, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ इस बार कांग्रेस पार्टी को, एनएसयूआई को। तो आप उसे किस तरह से देखती हैं जहाँ अभी कन्हैया कुमार हैं? क्या ये ख्वाब है या ये वो रास्ता नहीं है जो आप जिस पॉलिटिकल लेगेसी का आप ज़िक्र कर रही हैं, जिसको आप फॉलो करना चाहेंगी? I would like to say that the first instance I saw of JNU was through Kanhaiya. So when that movement was going on, when he had given that historic speech in front of the Freedom Square, I was, I think, in 9th or 10th. So I came back to my home and I've repeatedly watched in NDTV the whole speech, gone back to YouTube, watched it over and over again. So I feel like my family is also
My father is a left sympathizer, but that sort of discourse of left politics I was not introduced to. But looking at these speeches, then whatever videos that were coming, following those, that introduced me to a lot of discourse. So I also used to look up to Kanhaiya, to the movement that was happening, and then I was introduced to this university called Jawaharlal Nehru University. So I feel like Kanhaiya represented a politics of resistance, of young voices across the country, and he had become the flag bearer of the thoughts that JNU has always stood for. These discourses that JNU had always had, the political discourses, the discourse of social justice, gender justice. और अचानक उस सबको एक चेहरा मिल गया और एक आवाज भी मिल गई और एक ऐसा व्यक्ति फेस और ही बिकेम द वॉइस और एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी नुक्कड़ पे खड़ा हो जाए। मैंने एक बार ये भी देखा था 2015 में, आप बहुत छोटी रही होंगी उस वक्त, कि कहीं जंतर मंतर के पास ही वो बोल रहे थे और 2-4 लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद वो सैकड़ों और हजारों में तब्दील हो गया। कन्हैया इस तरह के नेता बन गए थे कि उनको लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरा एक ऐसे व्यक्ति माना जाने लगा जो कि वाकई मास लीडर है, जो आम आदमी का लीडर है। तो अभी क्या लगता है आपको कि हम कन्हैया और आप हम सब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में कब आएंगे और वही भाषण देंगे? No, I don't think so, because Kanhaiya is trained in left politics. He knows the discourse of left, and that is what he's trying to replicate in after going to Congress as well. The sort of language he speaks, even now to journalists, the sort of slogans he gives, everything has a left training, and there is a section in Congress that you can say that aligns with that left and that wants to promote. But that is not the base of Congress. Congress has its own politics. The left parties of this country have its own politics. So I feel the question you had about Sheila Rashid, it's the same. I feel like both the trajectories of Kanhaiya as well as Sheila have been heartbreaking, because लेफ्ट से और एक राइट चले गए, एक सेंटर में आ गए। I don't think that the sort of politics he stood for, he had become the face of, he will be able to ever implement that being a part of Congress, and that is लेकिन अगर लेफ्ट उनको पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता तो कांग्रेस का दामन थामने में क्या हर्ज है? I feel like, the politics that we have stood for, if you have that conviction in your politics, then you won't look for opportunism. You will stay in that politics, and whatever opportunity presents itself, you will try to become the voice. Because crores of people had looked forward to Kanhaiya to be their torch bearer, to be the torch bearer of the politics that JNU represents. दानिश, आपको लगता है कि इसमें एक तरह का आदर्शवाद है कि हम ये चाहेंगे कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन विचारधारा को थोड़ा डाइल्यूट अगर किया जाए और उसके साथ अगर आपको ऐसा मौका मिले जहां पार्लियामेंट में जाकर आप एक पॉलिसी मेकर बन सकते हो, लोगों के लिए फैसले ले सकते हो, तो क्या एक तरफ जेएनयू का आदर्शवाद ठीक है या दूसरी तरफ उमर खालिद बन जाना कि आप 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगेन मैं जैसे शैला की बात पे भी यही बोल रही थी कि इट्स अबाउट कि आप पर्सनली क्या डिसीजन लेते हैं। जैसे कलेक्टिवली आज की डेट में हम उस बात पे ही विश्वास रखते हैं कि आज इस तरह का दौर चल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि आप अगर ईबीपी जॉइन कर लेंगे तो आपको पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा, प्रोफेसरशिप लगवा दी जाएगी, जॉब दूसरी जगह पे लगवा दिए जाएंगे। तो इस तरह का दौर चल रहा है, लेकिन वही है कि हर इंसान जो भी इस दौर में जी रहा है उसके पास दो तरह के ऑप्शन है। पहला ये कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसके बाद जिस तरह के एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं आप उन एडवांटेजेस को ले लीजिए। दूसरी तरफ रास्ता है कि आप रेजिस्टेंस कीजिए, एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाइए कि भले आज की डेट में हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संगठन जो संघर्ष कर रहे हैं, उससे बहुत इमीडिएट गेन हो सकता है ना हो, आने वाले 10 साल में भी हो सकता है कि कोई इलेक्टोरल लेवल पे गेन ना हो, पॉलिटिकल चेंजेस उस तरह से ना आए, लेकिन वो संघर्ष को छोड़ देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन कांग्रेस तो नजदीक का रास्ता है, जैसे बीजेपी चला जाना तो बहुत दूर चले जाना है, लेकिन आप हिंद महासागर से अगर नजदीक ही गए तो उसी महासागर का ही हिस्सा रहे, बहुत दूर जाना तो नहीं हुआ कांग्रेस चला जाना। हाँ, तो बिल्कुल, मतलब वो तो हम डिस्टिंक्शन रखते हैं। मतलब ये पहली बात तो ये है कि जो एक लेफ्ट का पॉलिटिक्स रहा है, वो कांग्रेस से भी अच्छे खासे डिस्टेंस पे रहा है। हमारे उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आप अक्रॉस नेशन भी देखिए तो एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि आज जो हमारे सामने जो एक मेजर चैलेंज है, वो है इनकी बीजेपी की जो एक हिंसा और एक नफरत की राजनीति है, उसको रेजिस्ट करना। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि कांग्रेस को भी हम एक तरह से जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे एक अलायंस भी उनके साथ फॉर्म होता है, तो वो अलायंस फॉर्म होता है सिचुएशन के हिसाब से। उसका और लेफ्ट ने तो सरकार बनाई है बाकायदा कांग्रेस के साथ मिलकर, और चलाई है, बनाई है और चलाई है। और मेरा मानना तो ये है कि
पिछले जितना 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, उससे बेहतर कोई 5 साल नहीं रहे सरकार के, जब यूपीए 1 की सरकार होती थी, जो कि मैं मानती हूँ कि हमेशा दिल जैसा है वो हल्का-सा लेफ्ट की तरफ होता है। कांग्रेस भी जब थोड़ा-सा लेफ्ट की तरफ होती है तो अच्छा काम करती है। अब मैं उमर खालिद की बात करना चाहती हूँ और आप तीनों से ही ये बात करूँगी कि जब उमर खालिद की तकदीर को आप देखती हैं कि जेल में सड़ रहे हैं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, डर नहीं लगता आपको जब आप डफली बजाती हैं, आज़ादी के गाने गाती हैं, अधिकारों की बात करती हैं? देखिए, डर तो नहीं लगता है। अ, उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि उमर खालिद को, जैसे कि गोपिका बता रही थी, कि जो पहला जेएनयू को जानने का जो हमारा शुरू हुआ, वो उसी वक्त से हुआ 2015-16 में, जिस तरह के इंसिडेंट हुए। उमर खालिद ने भी वहाँ पे स्पीच दिया था, आई रिमेम्बर हिज स्पीच। तो वो यही बोल रहे थे कि वो भी एज अ मैन कमिंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी, वो जिस तरह के उनको थ्रेट्स उस समय आ रहे थे, तो इस तरह की चीज़ों को फेस करके जब मैं उमर खालिद को देखती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि आज के दौर में भी एक ऐसा इंसान है जो इस कॉस्ट पे, कि अभी उनका जो भी एज चल रहा होगा, मैं कई बार सोचती हूँ कि वो अभी अगर बाहर होते, जैसे वो मेरे डिपार्टमेंट से आते हैं, तो वो कितना काम कर रहे होते, वो आर्टिकल्स लिख रहे होते, हो सकता है कहीं पे प्रोफेसर लग जाते। तो वो इन सारी चीजों को छोड़कर एक अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और सिर्फ पर्सनल स्टैंड नहीं है, ये एक बहुत कलेक्टिव स्टैंड है। वो जिन चीजों के लिए आज जेल में है, वो इस देश में रहने वाले तमाम लोगों के राइट्स के लिए है, कि जो एक सवाल उठाने का अधिकार है, जो सरकार को चैलेंज करने का अधिकार है, उस राइट की लड़ाई के लिए वो आज जेल में है। तो डरने से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे एक ताकत मिलती है, वो मजबूती मिलती है, कि वो आज वहां पे जब ये कर सकते हैं, तो मैं जेल से बाहर रह के तो कर ही सकती हूँ। तो मैं क्या यही बात आपने कही है, मुझे भावुक कर दिया आपने कि इंस्पिरेशन आपको या मिलता है और प्रेरणा मिलती है आपको कि एक इंसान ने जिसने, और साथ मैं कहूँगी साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी भी शायद होती होगी कि एक इंसान जो उन आइडियल्स के लिए, उन आदर्शों के लिए जेल में गया है, उसके उन आइडियल्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिज़र्व करने की ज़िम्मेदारी भी आपके जैसे लोगों की बनती है। सलाम है आप लोगों को। अब आखिरी बात मैं ज़ोहरान ममदानी को लेके करना चाहती हूँ। अदिति, मुझे बताइए कि ज़ोहरान के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपको एज़ अ यंग लीडर किस तरह से वो इंस्पायर करते हैं? उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी शख्सियत का क्या हिस्सा आपको पसंद है? अ, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ज़हरान ममदानी के बारे में कि वो इस समय जो जिस तरीके से उनका कैंपेन हुआ था, व्हिच वाज़ वेरी अपीलिंग फॉर द जेन ज़ी, और पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और सारे लोगों से वो मिले जो उनके मेयरशिप के अंदर आएंगे, और उनकी जो आइडेंटिटी है, साउथ अफ्रीका में उनकी फैमिली रही है, मीरा नायर के बेटे हैं, और प्रोफेसर ममदानी के बेटे हैं, जिनकी किताबें और जिनके आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, और उसके बाद उनका जो साउथ एशियन रिश्ता है उस, और जब वो वहां पे जब उनका पूरा कैंपेन चल रहा था, जिस कदर वो हर कम्युनिटी के साथ मिलकर, मुझे याद है कि उनके लिए जब वो वीडियोस बन रहे थे तो बांग्लादेशी कम्युनिटी अलग से, या फिर इंडियन कम्युनिटी, या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिस तरीके से उनके लिए एक कैंपेन सब मिल के कर रहे थे, that was very inspiring. It takes you back to the idea of, say, India, which we used to have when we were young in school. कि एक अभी तो काफी उस जब छोटे थे हम, तो हमारे टीचर्स थोड़ा पेसिमिज्म में बोलते थे कि हम भी जब छोटे थे तो हमें लगता था कि जब तक हम बड़े होंगे ये सारी जो बुरी चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो हम भी जब स्कूल में थे तो हम यही सोचते थे। तो फिर जब हम देखते हैं कि जा अदिति, रहा मुझे ये है, बताइए कि जब आप उनका स्टाइल देखती हैं और जिस तरह से उन्होंने ट्रम्प जैसे, जिसको वो डिक्टेटर खुद कहते हैं, उसको एक तरह से हराया है, एक तरह से नहीं बल्कि एक्चुअली हराया है, क्या कोई ऐसी रूल बुक मिलती है हमें, ऐसा कोई हमें एक मॉड्यूल मिलता है जिस पे हम ये कह सकें कि जब ज़ोहरान अमेरिका में कर सकते हैं तो कोई भारत में भी कर सकता है? मैंने एक पूरा कार्यक्रम उनके बारे में किया था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया कि भारत का ज़ोहरान कहाँ है? तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या भारत का ज़ोहरान कहीं जेएनयू में है? इंडिया में जैसे चंद्रशेखर आजाद अभी जो एक लीडर CANRC के समय इमर्ज हुए थे, या जिग्नेश मेवानी जो इमर्ज हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इन लोगों की बात नहीं करता है। या फिर अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, हमारे खुद जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं कॉमरेड धनंजय, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या संदीप सौरभ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
उसे किस तरीके से दिखाया जा रहा है। जो दूसरी चीज ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड में इलेक्शन हो रहा है और हम जो इंडियन कम्युनिटी है या इंडियन सोशल रियलिटीज है, वहां पे जिस तरीके का एक कैंपेन है वो अलग तरीके का होगा, जहाँ पे सबके पास एक्सेसिबिलिटी है कई चीजों की। वहां का लेकिन जो इसके अलावा जो करिश्मा चाहिए, देखिए आपने जिन लोगों का नाम लिया सबका उनकी अच्छी पॉलिटिक्स है और वो दे कैरी अ प्रॉमिस, लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं है जो करिश्मा चाहिए आपको। कि आज के दौर में देखिए सोशल मीडिया और सब कुछ जो न्यू मीडिया है वो इतना ज्यादा बलवान हो चुका है कि उसमें आपको करिश्मा भी चाहिए, तमाम तरह की बेहतर, यानी तो वो एक सोशल बॉर्ड रूम का। लोकेशन भी डिसाइड करता है कि आप किस सोशल लोकेशन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कितने प्रिविलेज के स्केल पे आप कहाँ हैं, तो उस तरीके से भी मीडिया आपको दिखाता आपकी क्या राय है गोपिका, क्या है इंडिया में, इज देयर अ जोहरान? I would like to say that Zoran definitely shows us that there's still hope, and the result of his mayorship, the election, and the result of JNUSU election were very close. And there were many people tweeting, many people posting on Instagram that NYC भी लाल है और JNU भी लाल रहेगा. So I feel like they had definitely drawn parallels. And even when you talk about charisma, Zoran's team, the sort of campaign that they were able to pull off, now his new transition team that will be all women. So there is a factor of charisma, but along with that, there is the whole team, there is the politics, there is a structure that has built that man that is sustaining. And the way that Bernie Sanders, I know, had tried in America to sort of when communist or the word socialist was looked down upon, there is the campaign of Bernie Sanders and others who they saved that word, that became less villainized and less otherized in that context. वरना आपको And सोशलिस्ट कहें और आप तभी तो चुनाव हार जाएंगे वहाँ पर। Exactly. So if Mamdani is able to say very proudly that he's a तो आप socialist, ये there's कह a रही हैं legacy. कि एक बर्नी होना चाहिए, बर्नी सैंडर भारत में एक जोहरान बनने के लिए? Definitely. तो यानी हम जोहरान को ढूंढने से पहले बर्नी सैंडर को ढूंढना पड़ेगा। I think there are several Bernie Sanders already. There is a legacy of left politics, and I think the left politics will sustain, revive in the country, and that is the hope with which we are also doing politics. And comrades who are not getting any electoral gains but are at the forefront of struggle in all of the mass organization, they're also with this belief that the left politics will. आपसे मैं दानिश पूछना चाहती हूँ कि मैं आई डू नॉट वांट टू बॉक्स यू, लेकिन एक मुस्लिम वुमन के दायरे में जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, हमने देखा है नरेंद्र मोदी एक तरफ मुस्लिम औरत को बचाने का भी काम कर रहे हैं, मतलब कहते हैं कि मसीहा है मुस्लिम औरत की, और दूसरी तरफ एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो कि पूरे तरीके से मुस्लिम औरतों के जरिए प्लान किया गया, उनके जरिए किया गया, उनमें से बहुत सारी औरतें जेल में भी गईं। जब आप अपनी पोजीशनिंग देखती हैं एज ए मुस्लिम वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो क्या सोचती हैं आप? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि तमाम तरह की आइडेंटिटीज होती हैं कि ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम अ लाइक मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन हिंदुस्तान एक इस तरह का देश रहा है हमेशा से कि आप नेशनल मूवमेंट से लेके देखिए कि हमारे जो लीडर्स रहे हैं, लीडरशिप में हमेशा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन रहा है अक्रॉस द कम्युनिटी, और जो भी इंसान उस लीडरशिप की पोजीशन को लेता है वो ये इस बात में बिल्कुल भी बन के नहीं रहा है, और मैं भी आगे उस बात में नहीं बन के रहना चाहूंगी। जैसे हमें जो मैंडेट मिला है, तो आई वोंट से कि पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है सिर्फ उसके मैंडेट से मैं चुनी गई हूँ, तो वो जो एक तरीका है देखने का, तो ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, बट उसके साथ ये भी है कि आप किसी भी कम्युनिटी में किसी को रिड्यूस या लिमिट नहीं कर सकते लेकिन हैं। एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं आप मुस्लिम औरत के बिहाफ पर कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा सेक्शन जिसको इतना ज्यादा हाशिए पे रखा गया, चाहे वो परिवार की बात करें या सामाजिक हम सेटअप की बात करें, और अब पॉलिटिक्स भी उसी पे वार कर रही है। ऐसे में एक यंग मुस्लिम औरत जब बाहर निकल के आती है तो उम्मीद तो देती है, लेकिन क्या एक जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर? बिल्कुल, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो यही होती है कि जिस तरह का आपने मेंशन किया कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो सबसे पहले वो प्रेज़ेंस दिखाना कि यहाँ पे जो इस हिंदुस्तान में जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, वो भी मुखर हैं, वो भी आगे आ रही हैं और वो किसी से डरने से इनकार करती हैं। तो प्रेज़ेंस दिखाना जो है, वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उस प्रेज़ेंस दिखाने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू करना कि ना सिर्फ़ आप जीत के आ गए, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता
लगता है कि इस तरह की, और सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारे तमाम और भी मुस्लिम महिलाएं इस देश में रही हैं जिनको मैं अपना इंस्पिरेशन की तरह देखती हूँ, जिन्होंने इस देश में इंश्योर किया है, जैसे कि जैसे कि आप भी उनमें से एक हो सकती हैं आरफा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो बाकी भी हम देखेंगे, जैसे अभी भी जेल में हमारे जो साथी हैं उसमें गुलशिफा भी हैं वहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम महिलाएं जिनके कंधों के ऊपर हम एक लेगेसी बना के आए हैं, उसी लेगेसी में मैं आ रही हूँ। तो वही चीज़ है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, सबसे पहले तो मैं आपके मन से भी ये कहना चाहूंगी कि इस देश में ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बल्कि तमाम तबके जो मुसलमान हैं, चाहे महिलाएं हैं या मार्जिनलाइज बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो आप ये जो आज की सरकार है, इसका ये जो क्लेम है कि वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट लोगों को बांट सकते हैं, उस क्लेम को नकार दीजिए। उनसे ये सवाल करना शुरू कीजिए कि आप इस हिंदुस्तान में किसी को ये बताने का अधिकार नहीं रखते हैं कि ये हिंदुस्तान किसका कितना है। हम इस हिंदुस्तान में बराबरी के हिस्सेदार रहे हैं हमेशा से, और आज भी बराबरी की हिस्सेदारी क्लेम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज मैं आई हूँ, आज मेरे बाद कभी और भी कम्युनिटी के लोग आएंगे, मुस्लिम महिलाएं और भी आएंगी, तो उनको ये देखना और ये समझने की जरूरत है कि उनकी ये जो पॉलिटिक्स है, नफरत की ये जो राजनीति चला के रखा हुआ है उन्होंने, इस्लामोफोबिया बनाया हुआ है, कास्टिज्म, मिसोजिनी का जो भी कॉन्सेप्ट चला के रखा हुआ है, ये अब नहीं चल सकता है इस देश में। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, गोपिका और दानिश, तीनों का, और मेरी शुभकामनाएं आप तीनों के साथ हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारे नेता ऐसे हों, और उम्मीद करते हैं कि आप बाहर निकलेंगी। गोपिका, आपको पसंद है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मत जाइए, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने थोड़ा मेरी सोच को बदला है इस मामले में, और आप दोनों को भी मैं पूरे तरीके से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो भी आप जिंदगी में चुने। शुक्रिया। शुक्रिया।